चलो अब यहाँ ध्यान सबका। चैप्टर नंबर 3, मूवमेंट टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक पीस प्रोसेस किया गया था। ठीक है, जिसमें एक ट्रीटी बनाई गई थी, उसके हिसाब से जर्मनी को फाइन पे करना था। ठीक है, बट वो उसे मंजूर नहीं था। तब वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने पे तो कर दिया, बट अंदर से जो चीज आपको ना करनी हो और जबरदस्ती करनी पड़े तो आपके अंदर एक गुस्सा रहेगा ना। ठीक है, आप किसी ना किसी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को हार्म करने की कोशिश करोगे। है ठीक है, तो सिर्फ सेम जर्मनी के साथ ऐसा हुआ। ठीक है, बाकी सारे कंट्रीज क्या कर रहे थे कि अब वर्ल्ड पीस लाने की कोशिश कर रहे थे। हमने चैप्टर नंबर 2 के लास्ट में देखा था लीग ऑफ नेशंस। सारे कंट्रीज हमने सेकेंड चैप्टर के लास्ट में देखा था। ठीक है, लीग ऑफ नेशन बनाया था और उसमें सारे कंट्रीज वही ट्राई कर रहे थे कि कैसे वर्ल्ड पीस को मेंटेन किया जाए। ठीक है, तो वो जो ट्राई कर रहे थे दैट इज मूवमेंट टूवर्ड्स द न्यू वर्ल्ड। मूवमेंट टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो हुआ था वो जर्मनी को मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। ठीक है, इसलिए हमने चैप्टर 2 में देखा था कि सीड्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसी में ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच सीड्स डाले गए थे। ठीक है, चलो ग्लोबल ट्रेंड्स बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स। दो वर्ल्ड वॉर मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। उन दोनों के बीच में ग्लोबल ट्रेंड्स मतलब कि सारी कंट्रीज के बीच में बिजनेस के बारे में, पीस के बारे में, आर्मीज के बारे में जो भी सुलह हुई थी वो कैसी थी। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पीपल बिकेम इकोनॉमिकली पुअर। वो तो हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड चैप्टर में देखा था, इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा था ना। इकोनॉमिकली पुअर हो गए थे। The immediate government in power were unsuccessful in improving this condition. Immediate government मतलब कि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, उसके बाद जो हर एक कंट्री में अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी, वो क्या करेगी, अपनी अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली फिर से पावरफुल बनाने की कोशिश करेगी ना। हर एक कंट्री के जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेंगे, अपनी अपनी कंट्रीज को इकोनॉमिकली पावरफुल बनाने की कोशिश करेंगे। बट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में सारे कंट्रीज इतने इकोनॉमिकली पुअर हो गए थे कि वो गवर्नमेंट की कितनी भी कोशिशों के बाद वो लोग कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे थे। वाई? बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो यूथ था, मेन यूथ था, वो तो सारा डिस्ट्रॉय हो चुका था। ठीक है, बचे थे कौन? बच्चे, बूढ़े और लेडीज। लेडीज घर से बाहर निकली थी, हाँ काम करने लगी थी, बट ऑब्वियसली पहले उन्होंने नहीं किया था। इन कंपेयर टू दैट, पहले जो नहीं किया था उसके कंपैरिजन में वो बहुत अच्छा कर रही थी, बट जितना उस समय में मेन कर रहे थे उतना वो नहीं कर सकती थी ना, क्योंकि पहले उन्होंने किया ही नहीं था। ठीक है, पहले वो घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली थी, फिर भी घर से बाहर निकल के जितना कर रही थी वो तारीफ के काबिल था कि हाँ इतना तो कर सकती है, बट जितना उस टाइम पे जितना मेन कर रहे थे उसके कंपैरिजन में तो कम ही कर रही थी। हाल अभी आप लेडीज को बोलो कोई भी फील्ड में जाके वो कुछ भी कर सकती है, तब इतना नहीं था क्योंकि पहले लेडीज घर के बाहर निकली ही नहीं थी, है ना। तो इस वजह से जो भी बिजनेसेस थे, ऑफिसेस थी, वॉट एवर द थिंग, वो पहले की कंपैरिजन में इकोनॉमिकली क्या हो चुका था, पुअर हो चुका था। फिर से उस स्टेज पे आने में बहुत देर लगने वाली थी। तो गवर्नमेंट बहुत ट्राई कर रही थी पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। पीपल लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी। हाल हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है ना, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो थी उनको डेमोक्रेसी से क्या हो गया, ट्रस्ट चला गया कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। डिक्टेटरशिप बिगेन इन सम कंट्रीज विच बिकेम अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डिक्टेटरशिप मतलब अलग अलग ग्रुप्स बनने लगे,
ठीक है। जैसे कि हमारी कंट्री में आप देखना, इलेक्शन के बाद बहुत सारी पार्टीज है जो अपना अपना रैली निकालती है, अपने अपनी पार्टीज के बारे में बहुत अच्छा बोलती है। अगर हम जीत गए तो वो कर देंगे, हम जीत गए तो ये कर देंगे, ठीक है। तो उसके जो लीडर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? डिक्टेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उस समय पे जो गवर्नमेंट थी वो कुछ नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे बहुत सारे डिक्टेटर्स बाहर आने लगे, अपने अंदर में ग्रुप्स बनाने लगे, ठीक है। वो ऐसा कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे। उसकी वजह से सबके बीच में क्या होने लगी? लड़ाइयाँ होने लगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे दो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ, हाँ, ऐसे तलवार, गन्स या तो कोई इक्विपमेंट्स लेकर लड़ाई नहीं करते, पर शब्दों से तो एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं ना, ठीक है। वैसे ग्रुप्स के बीच में एक ही कंट्री में अलग अलग लोगों के बीच में क्या होने लगी? लड़ाइयाँ होने लगी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ने लगी, ठीक है। लेट्स स्टडी द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इवेंट्स इन दिस रेस्पेक्ट। क्या क्या चीजें थी जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ? फर्स्ट है फैशिज्म इन इटली। In the First World War, Italy was on the side of the winning nations and fought for those nations. ठीक है, एलिड नेशंस एंड एक्सिस नेशंस था, ठीक है। एलिड नेशंस क्या थी? विनिंग कंट्रीज थी, ठीक है। एंड एक्सिस नेशन क्या थी? लूजिंग कंट्रीज थी। तो इटली उसमें थी, एलिड नेशंस में, विनिंग कंट्रीज में थी पहले, ठीक है। इट incurred a massive expenditure of $12 billion, lost lives of 6 lakh soldiers. ठीक है, इटली ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, हाँ, वो विनिंग कंट्रीज में था, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो लूजिंग कंट्रीज थी, मतलब एक्सिस नेशन था, उनका ही लॉस हुआ था। वर्ल्ड वॉर में चाहे वो जीते या हारे, लॉस तो सबका होता है, ठीक है। तो वैसे ही इटली में $12 बिलियन का लॉस हुआ था एंड अराउंड 6 लाख ऑफ सोल्जर्स उसमें डेथ हुई थी। Yet the other winning nations took over the choicest terrorists, ignoring Italy. ठीक है, उसे फिर भी इटली विनिंग नेशन में था, ठीक है। तो जो लूजिंग नेशंस के जितने भी एरियाज मिलते हैं या तो उनका जो फाइन मिलता है वो सारे विनिंग नेशंस में इक्वली डिवाइड होना चाहिए ना, ठीक है। पर इटली को ये सब कुछ मिला नहीं। दूसरे सारे बड़े कंट्रीज, मतलब इटली से जो ज्यादा पावरफुल कंट्रीज थे, उन्होंने क्या किया? जो लूजिंग कंट्रीज के एरियाज उन लोगों को मिले थे वो खुद रख लिए, ठीक है। फाइन के हिसाब से जो मनी मिले थे वो भी उन्होंने खुद रख लिए, इटली को इग्नोर कर दिया। तो ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा, है, ठीक है। इटली को इग्नोर कर दिया। इटली वॉज एंग्री एंड फ्रस्ट्रेटेड। इट्स नेशनलिस्टिक फीलिंग वॉज हर्ट, फॉर विच Italians considered its government responsible and was more than eager to avenge this national humiliation as soon as possible. जिसकी वजह से जो इटली के लोग थे, इटालियंस, ठीक है, इटली के जो लोग थे वो अपनी गवर्नमेंट को इसके लिए रेस्पॉन्सिबल समझ रहे थे कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई, वरना वो भी सारे नेशंस के साथ अपने लिए कुछ ले सकता था, ठीक है। तो वो सारे फ्रस्ट्रेटेड थे, जिसकी वजह से ये इसकी क्या चाहते थे? भरपाई चाहते थे। उनका जो ह्यूमिलिएशन हुआ था वो उनकी क्या चाहते थे? भरपाई चाहते थे। इन ऑर्डर टू सेल्वेज इटली फ्रॉम सच अ डायर सिचुएशन, बेनिटो मुसोलिनी लॉन्च्ड द फैसिस्ट पार्टी, ठीक है। इटली को इस चीज में से बाहर लाने के लिए बेनिटो मुसोलिनी नाम के एक व्यक्ति ने अपनी एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम उसने क्या दिया? फैसिस्ट पार्टी, ठीक है। इसकी वजह से उसमें क्या आया? फैसिज्म आया। उस पार्टी के नाम के ऊपर से लिखा है फैसिज्म इन इटली, ठीक है। ही अडोप्टेड अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स, अ सिंबल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ द रोमन एम्परर। इटली मतलब रोमन एम्पायर। इटली मतलब क्या है? जो हम पहले रोम बोलते थे वो इटली, ठीक है। जो रोमन एम्पायर, यस, रोमेनिया, जो रोमन एम्पायर था वही इटली है, ठीक है। तो रोमन एम्परर जब वहां पे राजाशाही थी, किंगडम वगैरह था, तब उनका जो पार्टी के लिए अलग अलग सिंबल होते हैं ना, जैसे कि हमारे यहाँ पे बीजेपी के लिए क्या है? लोटस का है, ठीक है। कांग्रेस के लिए क्या है? पंजा है। वैसे अलग अलग पार्टी के अपने सिंबल होते हैं, ठीक है। वैसे ये मुसोलिनी ने कौन सा अपना सिंबल अडॉप्ट किया था? अ बंडल ऑफ स्टिक्स एंड एक्स, बहुत सारे लकड़ियों का बंडल और एक्स मतलब कुहाड़ियों का जो बंडल होता है, वैसा उसने अपना क्या रखा था? सिंबल रखा था।
वो सिंबल के ऊपर से ही ये लग रहा था कि जैसे वो क्या चाहता हो, वोट चाहता हो। ठीक है। नाउ फेसिज्म हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड फेसिस्मो और फेसिस विच मीन्स एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन ऑल थिंग्स। ठीक है। उसने अपनी पार्टी का नाम फेसिस्ट रखा था। किसके ऊपर रखा था? फेसिस्मो या तो फेसिस, इटालियन रोमानियन लैंग्वेज है। ठीक है। जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? एब्सोल्यूट कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑन ऑल थिंग्स। मतलब कि पूरी कंट्री की हर एक चीज का कंट्रोल अपने अंडर ले लेना। पूरी कंट्री की हर एक चीज, कोई भी चीज हो, सबका कंट्रोल उसके अंडर, उसी पार्टी के अंडर आना। ठीक है। कंट्री में कुछ भी अलग करना हो तो वो पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो परमिशन ना दे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग विल बी कंट्रोल विल बी इन देयर कंट्रोल। ठीक है। नाउ मुसोलिनीज मैक्सिम वाज वन पार्टी वन लीडर। उसका मैक्सिम मतलब उसकी पार्टी का सूत्र क्या था? वन पार्टी वन लीडर। पूरे कंट्री में एक ही पार्टी होनी चाहिए और एक ही लीडर होना चाहिए, जो कि मैं। ठीक है। नाउ ही गेव मिलिटरी ट्रेनिंग टू हिज पार्टी वॉलंटियर्स who wore black uniform. After coming to power, Mussolini captured Rhodes and Dodecanese Island from Turkey. ठीक है। वो जीत गया, वो वहां पे रूल में, सत्ता में आ गया। उसने क्या किया? अपने वॉलंटियर्स मतलब अपनी पार्टी में जो काम कर रहे थे उन लोगों को मिलिटरी ट्रेनिंग दी, ताकि अगर वॉर हो तो वो लड़ने जा सके। ठीक है। मिलिटरी ट्रेनिंग दी, फिर वो सत्ता में आ गया, जीत गया। फिर टर्की से 2 आइलैंड को उसने क्या ले लिया? वापिस ले लिया, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में इटली को कुछ भी नहीं मिला था। ठीक है। तो उसने टर्की से 2 आइलैंड ले लिए। ही ऑल्सो वन अल्बियाना, एबिसियाना एंड फ्यूम पोर्ट इन 1924। फिर उसने धीरे धीरे सारी अलग अलग जगहों को अपने अंडर लाने लगा, मतलब छोटे छोटे सबके साथ वॉर करने लगा। जीतता गया और सारी चीजें, सारे एरियाज अपने अंडर करता गया। आफ्टर दीज विक्ट्रीज मुसोलिनी स्टेप्ड ऑल टाइज विद द लीग ऑफ नेशंस एंड जॉइंड द रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस। ये सारी विक्ट्रीज के बाद मुसोलिनी को क्या हो गया? अपने आप पर प्राइड, घमंड आ गया कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। तो उसने लीग ऑफ नेशन से अपनी सारी टाइज तोड़ दी। ठीक है। और कहां पे चला गया? रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सिस। एक रोम, बर्लिन और टोक्यो का अपना एक अलग नेशन था। ठीक है। एक अपना अलग लीग था, उसमें वो चला गया। थस इटली बिकेम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। वो सबसे अलग हो गया, लीग ऑफ नेशन से निकल गया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उसने सीड्स डाल दिए। नेशिज्म इन जर्मनी। ठीक है। जैसे इटली में फैसिज्म आया, वैसे जर्मनी में क्या आया? नाजीज्म। ठीक है। मतलब नाजीज जर्मनी के ऊपर रूल करने लगे। जर्मनी हैड लॉस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. इट वॉज इकोनॉमिकली ruined. पेरिस पीस प्रोसेस हैज कंपेल्ड जर्मनी टू साइन द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस. ठीक है. जो पेरिस पीस प्रोसेस हुआ था उसमें जर्मनी को फोर्सफुली ये जो वर्सेलिस ट्रीटी था वो साइन करना पड़ा था. जर्मनी वेर एक्सट्रीमली एंग्री विद दिस अनजस्ट ट्रीटी. अडोल्फ हिटलर joined the National Socialist German Workers Party in 1990. अब मेन आया एडोल्फ हिटलर. ठीक है. उसकी पार्टी का नाम क्या था? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी. 1919 में उसने वो ज्वाइन किया. दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी. द नाजी फिलोसॉफी included nationalism and socialism. After the death of the German President Hindenburg, Hitler assumed the post and established his dictatorial rule. वही हिटलर है. उसी वक्त जर्मनी का जो प्रेसिडेंट था हिंडनबर्ग, उसकी डेथ हो गई. ठीक है. तो विदाउट एनी विनिंग उसकी पार्टी विन नहीं की थी, फिर भी हिटलर जर्मनी पर रूल करने लगा और अपनी डिक्टेटरशिप के अंडर जर्मनी को ले लिया. मतलब मैं जैसा बोलूं वैसा होना चाहिए. ठीक है. He adopted stern and aggressive policies and led the Germans toward narrow nationalism. ठीक है. वो जो अपने भाषण, अपने जो स्पीचेस देता था वो इतनी अग्रेसिव होती थी कि लोगों का माइंड वॉश कर देती थी.
और लोगों को यही समझाती थी कि हमारी कंट्री में सिर्फ नाजी ही रहने चाहिए, जर्मनी पूरा नाजी का ही है। जैसे कि ऐसा अगर हो कि हमारी कंट्री में कोई ऐसा डिक्टेटर आए कि जो बोले कि हमारी कंट्री हिंदुस्तान है तो सारे हिंदू ही रहने चाहिए, बाकी सारों को बाहर निकाल दो, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, ठीक है। और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हिटलर ऐसा बोलता था कि जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ नाजी ही रहने चाहिए, बाकी जो भी रिलीजन के लोग हो सबको मार डालो, ठीक है। या तो वो लोग बच के जर्मनी छोड़ के चले जाते, अगर जर्मनी में रह गए तो मर गए, ठीक है। जर्मन जर्मन्स कंसिडर्ड हिटलर एज फुहरर, मतलब कि सेवियर। उन लोगों को, जर्मनी के लोगों को ऐसा लगने लगा था कि वो उनका क्या है, सेवियर है, जर्मनी को अब ये बचा लेगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो उनकी हार हुई थी उससे अब ये बाहर ला सकता है। नाजी सोल्जर्स wore blue military uniform and stuck a red strip on their shoulder and wore a symbol of swastika. Hitler's authoritarian and militarist nature became obvious after coming to power. इनकी ड्रेस कैसी थी? ब्लू कलर की ड्रेस थी, यहाँ पे व्हाइट कलर का स्ट्रिप था और रेड कलर का स्ट्रिप था और ड्रेस पर एक स्वस्तिक का सिंबल रहता था, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्वस्तिक मतलब साखियों जैसा होता है उसका उल्टा है, देखो हमारे यहाँ पे स्वस्तिक जैसा होता है उसका उल्टा है, वो सिंबल उसकी जो यूनिफॉर्म थी उसमें लगा रहता था, ठीक है। हिटलर्स authoritarian and militarist nature became obvious after coming to power. वो पावर में आ गया, फिर वो क्या कर रहा था, सबके ऊपर अपनी ऑथोरिटी लगाना और मिलिटरियन मतलब कि मिलिटरी, सारे लोगों को मिलिटरी में भर्ती कर दो, ठीक है। कंट्री के जितने भी लोग हैं सारे सोल्जर बन जाने चाहिए, ठीक है। His main aim was the emergence of Germany as a major power. उसका मेन एम क्या था? जर्मनी सबसे पावरफुल है ऐसा दिखाना था पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। In the name of purification of the German race, his policies were targeted at exterminating Jews, gypsies and mentally challenged people, ठीक है। In the name of purification, वो ऐसा बोलता था कि हमें जर्मन को क्या करना है, प्योर बना देना है। तो प्योरिफिकेशन के नाम पे वहां पे अलग अलग रिलीजन के लोग थे, जैसे कि ज्यूस, जिस्पीस एंड मेंटली चैलेंज्ड पीपल। मेंटली चैलेंज्ड पीपल मतलब कि जो थोड़े बहुत वीक हो, ऐसे लोगों को वो क्या करता था, निकाल दो, सबको मार दो, ठीक है। हमें जर्मनी को क्या करना है, प्योर करना है, मतलब सिर्फ नाजी ही जर्मनी में रहने चाहिए। By the end of the Second World War, innumerable European Jews lost lives, which is known as the Holocaust, मतलब genocide, ठीक है। At the क्या बोला है, by the end of the Second World War, अभी Second World War उसके बाद स्टार्ट हो गया, ठीक है। Second World War जब तक चालू था तब तक अभी थोड़े बहुत दूसरे रिलीजन के लोग थे वहां पे जर्मनी में, पर जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसने क्या कर दिया, यूरोप के जो ज्यूस मतलब एक अलग रिलीजन था, ठीक है, वो जर्मनी में रह रहे थे, सबको वो मारने लगा, ठीक है। यहूदी, गुजराती में हम उसे क्या बोलेंगे, यहूदी बोलेंगे, ठीक है। तो वो लोग को लॉस्ट लाइफ, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ खो दी, विच इज नोन एज दी होलोकॉस्ट और जीनोसाइड, जिसको हिटलर ने क्या नाम दिया, होलोकॉस्ट या तो जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब कि एक ही जीन्स के लोग रहने चाहिए, मतलब नाजी, ठीक है। हिटलर्स expansionism, military action against neighboring countries and the policy of exterminating certain groups led to the Second World War and became an important reason for the same, ठीक है। हिटलर का ये जो नेचर था, ठीक है, और आजू बाजू की कंट्रीज को वो क्या करने लगा, जर्मनी में जो करता था वही वो आजू बाजू की कंट्रीज में अप्लाई करना चाहता था। बस उसकी जो रूलिंग पार्टी होती थी आजू बाजू की कंट्रीज की, वो ऑब्वियसली हिटलर को अंदर आने नहीं देगी, अपनी कंट्रीज में क्यों आने देगी,
ठीक है, इसलिए उन लोगों के बीच में क्या होने लगा, वॉर होने लगा। धीरे धीरे एक के बाद एक कंट्रीज जुड़ने लगे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। मिलिटारिज्म इन जापान, साथ ही साथ में जापान में भी मिलिटारिज्म शुरू हो गया, मतलब कि जापान भी अपनी कंट्री में मिलिट्री की स्ट्रेंथ बढ़ाने लगी। अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस 1919, जापान गॉट द बेनिफिट ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ चाइना। ठीक है, चाइना एक्सिस नेशन में था, मतलब कि वो हार चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जो लूजिंग कंट्रीज थी उसमें से था एक चाइना। तो ऑब्वियसली चाइना और जापान नेबरिंग कंट्रीज है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है, नेबर्स है। तो ट्रीटी जब चाइना हारा था तो जर्मनी की तरह चाइना को भी ट्रीटी साइन करना पड़ा होगा। ठीक है, तो चाइना को भी अपना कुछ एरिया किसको देना पड़ा था, जापान को देना पड़ा था एज द फाइन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इंग्लैंड एंड फ्रांस डिस्ट्रीब्यूटेड मेनी रीजन्स ऑफ जर्मनी बिटवीन देम। जर्मनी किसके नजदीक में था, इंग्लैंड और फ्रांस की नेबर कंट्री था, तो जर्मनी के बहुत सारे एरियाज थे वो इंग्लैंड और फ्रांस ने ले लिए। जापान वॉज क्वाइट डिस्प्लीज्ड विथ दिस। जर्मनी के बड़े बड़े एरियाज थे वो यूरोप और फ्रांस को मिल गया और चाइना का छोटा सा एरिया जापान को मिला, जो जापान को अच्छा नहीं लगा। इन द 1921-22 वॉशिंगटन मीट, जापान हैड टू अग्री टू हैव ओनली 35% ऑफ द इंग्लिश एंड अमेरिकन नवल फोर्स। ठीक है, तो 1921-22 में वॉशिंगटन में एक मीट हुई, मतलब सारी कंट्रीज के लोग, बड़े बड़े जो अथॉरिटीज थी वो वहां पे मिली। ठीक है, उसकी कंपैरिजन में जापान को ऐसी ट्रीटी साइन करनी पड़ी कि वो इंग्लैंड और अमेरिका की कंपैरिजन में सिर्फ 35% ही नेवल फोर्स रख सकता है। नेवल फोर्स मतलब कि नौका सेना, नेवी, नेवल फोर्स मतलब नेवी। ठीक है, मतलब कि अमेरिका और इंग्लैंड के पास जितनी नेवी सोल्जर्स थे उसके 35% ही जापान रख सकता है, जो कि जापान को मंजूर नहीं था। जापान ऑल्सो हैड टू वेकेट द आइलैंड ऑफ सखालिन एंड साइबेरिया। सखालिन साइबेरिया आया है एक्चुअली यूरोप में, पर वहां पे किसका रूल था, जापान का, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी। पर वो भी उसके बाद उसे क्या करना पड़ा, इंग्लैंड और यूरोप और फ्रांस को देना पड़ा। द जापानीज यूथ वॉज एंग्री एट दिस। ड्यूरिंग दिस टाइम देयर वेर इलेक्शंस इन जापान एंड द पार्टीज सपोर्टिंग मिलिटारिज्म गॉट द मेजॉरिटी। ठीक है, ये सब कुछ देना पड़ा। तो ऑब्वियसली जैसा जर्मनी में और इटली में हुआ था कि सारी चीजों के लिए लोग उसकी गवर्नमेंट को रेस्पॉन्सिबल मान रहे थे, तो वैसा ही जो जापान के साथ हुआ था उसके लिए उसका सारा यूथ किसे रेस्पॉन्सिबल मान रहा था, उसकी करंट गवर्नमेंट को, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी उसे। इसकी वजह से नई नई इलेक्टिव पार्टीज सामने आई इलेक्शन में। ठीक है, और जो पार्टीज मिलिटारिज्म में बिलीव करती थी वो विनिंग हो गई। ठीक है, यस, द मिलिटरी नेशनलिज्म ऑफ जापान अडोप्टेड द पॉलिसी ऑफ एक्सपांडिज्म। ठीक है, मतलब मिलिटरी नेशनलिज्म मतलब कि अब जापान के लोग भी ऐसा मान रहे थे कि जैसे इंग्लैंड और अमेरिका के पास अपनी बड़ी बड़ी फोर्सेस है, वैसे हमारे पास भी फोर्सेस होनी चाहिए। और वो भी ऐसा क्या चाह रहे थे, एक्सपांसन, अपनी कंट्री का एक्सपांसन, मतलब आप आजू बाजू के एरिया को अपनी कंट्री में कवर कर लो और अपनी कंट्री का एरिया एक्सपांड कर दो। ठीक है, जापान डिड नॉट गेट अ परमानेंट प्लेस इन द लीग ऑफ नेशंस, जिसकी वजह से जापान को लीग ऑफ नेशंस में परमानेंट प्लेस मिली नहीं। द वेस्टर्न कंट्रीज कुड नॉट स्टॉप द इंपीरियलिस्ट एक्टिविटीज ऑफ जापान। ये जो जापान की ये सारी एक्टिविटीज थी वो वेस्टर्न कंट्रीज को मंजूर नहीं थी, इसीलिए उसे लीग ऑफ नेशन में मेन प्लेस नहीं मिला। जापान कैप्चर्ड मंचूरिया एंड एस्टैब्लिश्ड द मंचुकुओ गवर्नमेंट। ठीक है, मंचूरिया एक एरिया का नाम है जो अभी जापान के पास ही है। ठीक है, उस एरिया को उसने कवर कर लिया और वहां पे जापानीज जो गवर्नमेंट थी उसके अलग से एक गवर्नमेंट बनाई। जैसे कि याद हो तो कुछ टाइम पहले हमारे कश्मीर में अलग गवर्नमेंट थी। कश्मीर इंडिया में माना जाता था पर उसकी गवर्नमेंट अलग थी। जो रूल पूरे इंडिया के सारे स्टेट्स को लागू पड़ता था वो कश्मीर को लागू नहीं पड़ता था। थोड़े टाइम पहले पीएम मोदी ने उसको इंडिया के अंदर ले लिया।
धारा 370, ठीक है, उसके अंदर अब कश्मीर है वो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आ गया। जैसे कश्मीर बाहर था वैसे उसी तरह से ये मंचूरिया भी तब क्या था, हाँ जापान का एरिया था, बट वहाँ की गवर्नमेंट क्या थी, अलग थी, ठीक है। ऑल्सो इट कैप्चर्ड कोरिया, मंगोलिया, शंतंग एंड सम प्रोविंसेस ऑफ चाइना, ठीक है। चाइना के बहुत सारे एरिया कवर कर लिए, कोरिया को कवर कर लिया, मंगोलिया को कवर कर लिया, ये सारे अलग कंट्रीज थे, हाँ चाइना में नहीं थे, ठीक है। ये कंट्रीज और चाइना का कुछ एरिया उन लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया। इट इम्प्रूव्ड इट्स रिलेशन विथ जर्मनी एंड इटली, लीग ऑफ नेशंस को छोड़ दिया और जो ऑपोजिट पार्टी थी जर्मनी एंड इटली उसको ज्वाइन कर लिया एंड लेट लूज इट्स स्ट्रीम ऑफ इंपीरियलिज्म, ठीक है। उस अपनी कंट्रीज में भी जैसे जर्मनी और इटली में था इंपीरियलिज्म, वैसा ही जापान में उन्होंने स्टार्ट कर दिया। आफ्टर एम्परर मेजी, एम्परर हिरोहितो ऑल्सो एनकरेज्ड दीज एक्टिविटीज ऑफ जापान, ये सारे एम्परर्स ने भी जापान की इस एक्टिविटी को क्या किया, सपोर्ट किया। Thus, Japan stepped all its ties with the League of Nations in 1933. 1933 में लीग ऑफ नेशन से अपनी सारी टाइज उन लोगों ने तोड़ दी। ग्लोबल डिप्रेशन 1929 to 32, ग्लोबल डिप्रेशन मतलब कि वर्ल्ड की सारी कंट्रीज डिप्रेशन में थी क्योंकि इकोनॉमिकली सारी कंट्रीज वीक हो गई थी, सोशली भी वीक हो गई थी क्योंकि इकोनॉमिकली उसे पावरफुल बनाने के लिए कुछ हो ही नहीं रहा था, ठीक है। तो सोशली भी वीक हो रही थी। सोशली वीक होना मतलब कि करंट जो गवर्नमेंट थी उससे सेटिस्फाई ना हो और अलग अलग पार्टीज बनने लगे, ग्रुप्स बनने लगे, एक ही कंट्री के अंदर सारे ग्रुप्स एक दूसरे के साथ लड़ने लगे, तो ये क्या होना, सोशली वीक होना, ठीक है। एक झूठ बन के रहेंगे तो सोशली स्ट्रॉन्ग बनेंगे, यूनिटी रही नहीं थी, ठीक है। तो हेड्स ऑफ मोस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस हैड द बिलीफ that with the end of the First World War, even the post-war problems of the world will come to an end, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद सबको ऐसा लग रहा था कि वर्ल्ड वॉर के बाद के जो सिचुएशंस मतलब जो प्रॉब्लम्स आने वाले थे वो भी शायद इसके साथ खत्म हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बट दिस प्रूव्ड रॉन्ग, ऐसा हुआ नहीं। सडनली ए लार्ज नंबर ऑफ शेयर्स बिगेन टू बी सोल्ड इन द वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट, कॉजिंग द स्टॉक मार्केट टू क्रम्बल, ठीक है। बड़ी बड़ी जो नेशनल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, उनके स्टॉक्स गिरने लगे और स्टॉक मार्केट एकदम गिरने लगा। दिस वॉज कॉल्ड एज द वॉल स्ट्रीट क्राइसिस बाय द क्रिटिक्स 24 अक्टूबर 1929। 24 अक्टूबर 1929 को इसे क्या नाम दिया, वॉल स्ट्रीट क्राइसिस, ठीक है। This crisis shook the whole world and shattered the economic condition of the nations, giving birth to the Great Global Depression, ठीक है। ये शेयर की प्राइसेस गिरने लगी, शेयर मार्केट नीचे गिर गया, स्टॉक मार्केट, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज को लॉस हुआ, ठीक है, किसी एक कंट्री को नहीं, जिसकी वजह से सारी कंट्रीज डिप्रेशन में चली गई। एक तो वर्ल्ड वॉर की वजह से ऑब्वियसली पहले से ही इकोनॉमिकली वीक थी, फिर ये स्टॉक मार्केट गिर गया, अगेन ज्यादा वीक हो गए, तो सारी कंट्रीज क्या आ गई, डिप्रेशन में आ गई, जिसे बोलते हैं ग्लोबल डिप्रेशन। मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड वेर अफेक्टेड बाय दिस। Even a superpower like Great Britain had to sacrifice its policy of keeping gold reserve against its currency pound, ठीक है। हर एक कंट्री में जब कोई मनी प्रिंट होके आता है या तो जब मनी मार्केट में आता है तब उसके हिसाब से कुछ गोल्ड रखना पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेट ब्रिटेन जब सबसे पावरफुल तब था, ठीक है, सुप्रीम था, ठीक है, तो उसको भी अपनी करेंसी के हिसाब से जो पाउंड में वो गोल्ड रखता था ना, उसे भी उन्हें बाहर निकालना पड़ा। वो गोल्ड तभी यूज किया जा सकता है जब कंट्री में मतलब कंट्री में मनी ना बचे हो, लोगों को जिंदा रखने के लिए कुछ अवेलेबल ही ना हो, पैसों की बहुत ज्यादा तंगी हो, तभी वो गोल्ड को निकाला जाता है। तो ऐसे सुप्रीम जो ग्रेट ब्रिटेन था उसे भी अपना वो पाउंड में जो गोल्ड रखे थे उसे बाहर निकालना पड़ा।
This affected the other nations of the world in international trade and industries. पूरे वर्ल्ड को ये भुगतना पड़ा. Prosperous nations like America also had to impose strict measures. Global trade was reduced to half. Thus, World War II started getting its outline. ठीक है, ग्लोबल ट्रेड जितना था उससे हाफ हो गया. कितना नीचे गिर गया सोचो, हाफ हो गया मतलब कि 50% नीचे गिर गया. अगर 1, 2, 3% भी नीचे पड़े ना तो भी बहुत सारा लॉस होता है, पर ये तो सोचो सीधा हाफ मतलब 50% नीचे गिर गया. ठीक है, तो ये सारे लॉसेस की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने लगा था.